नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र मोहन ज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे अपनी पर्यावरण की जो हमने सीरीज चलाई थी उसको आगे बढ़ाते हुए पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी और पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है जो एग्जाम में जहां से बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे पारिस्थितिकी की यानी कि इकोलॉजी की। ठीक है कि इकोलॉजी है क्या। देखिए, इकोलॉजी की डेफिनेशन, इकोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, बायो यानी कि जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग जीवधारियों यानी कि जीवों के और उनके वातावरण, उनका जो पर्यावरण है उनके आसपास का, उनके बीच के जो संबंध हैं उनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि जीवधारियों के बीच, जीवधारी और उनके पर्यावरण, उनके वातावरण के बीच जो पारस्परिक संबंध देखने को मिलता है उसका जो हमने अध्ययन करा वो आपको क्या कहलाया, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी कहलाया। आगे बढ़कर जो इकोलॉजी शब्द था, इस इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। एग्जाम में बहुत बार यहां से क्वेश्चन आता है। तो ये देखिए, इकोलॉजी शब्द का जो पहली बार प्रयोग किया था वो क्या था, रेटर ने। और कब किया था, 1865 में। जो इसके बाद इनके द्वारा दिए गए शब्द की परिकल्पना को जो आगे बढ़ाया, जिन्होंने विस्तार रूप दिया, उनका नाम था हैकल और उन्होंने दिया 1869 में। ठीक है, तो यहां पर से क्वेश्चन आते हैं कि किसने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया, तो आप आंसर देंगे रेटर ने। अगर रेटर आपको ऑप्शन में नहीं तो आप आंसर देंगे हैकल ने। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। अब इकोलॉजी के बारे में हमने देखा कि जीवधारियों के बीच में जैसे मनुष्य भी शामिल है और उनके वातावरण के बीच का जो पारस्परिक संबंध था उनके अध्ययन को हमने इकोलॉजी कहा। अब आगे चलकर हम देखते हैं कि इकोसिस्टम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक तंत्र। जब किसी क्षेत्र में, ये पहली बात तो जो पारिस्थितिक तंत्र है ये क्या है, एक प्राकृतिक इकाई है। और इसके अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जो किसी क्षेत्र में एक जीवधारी समूह, जो एक जीवधारी समुदाय है तथा उनके वातावरण, उनके पर्यावरण के बीच जो एक पारस्परिक अंतःक्रिया होती है जिससे ये लोग क्या करते हैं, एक जैविक समुदाय, एक जैविक घटक को जन्म देते हैं। वो आपका क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा, पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है। एक किसी क्षेत्र के जीवधारी समुदायों तथा उनके वातावरण के बीच पारस्परिक अंतरक्रिया के पश्चात जो एक जैविक इकाई का जन्म हुआ वो आपका क्या है, पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम है। अब बात ये निकलती है कि जब इकोसिस्टम और इकोलॉजी की डेफिनेशन में कहीं ना कहीं आपको समानता देखने को मिल रही है तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो देखिए, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। जो इकोलॉजी है इसका जो स्वरूप है वो विस्तृत है, यानी कि विशाल स्वरूप है, इसका बड़ा स्वरूप है। और जो पारिस्थितिक तंत्र है वो इसी इकोलॉजी का, इसी पारिस्थितिकी का क्या है, एक भाग है। पारिस्थितिक तंत्र इसी पारिस्थितिकी का क्या है, एक भाग है। और आपका इकोलॉजी का रूप विशाल है और इसका रूप थोड़ा छोटा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इसका ये क्या है, एक भाग है। अब आगे चलकर हम देखेंगे इस पारिस्थितिक तंत्र की विशेषताएं क्या क्या हैं। जब हम इनकी विशेषताओं को देखेंगे तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आपको अंतर समझ में आएगा। तो बात करते हैं भैया पारिस्थितिक तंत्र की आपका विशेषता की। तो देखिए, पहली विशेषता जो हमने देखी वो हमने देखा है एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है। क्या होता है, एक सुनिश्चित क्षेत्र होता है। कहने का मतलब, जैसे आप, एक जंगल है, उस जंगल के अंदर एक पारिस्थितिक तंत्र बनेगा। मरुस्थल है, मरुस्थल के अंदर भी एक पारिस्थितिक तंत्र होगा। समुंदर है, समुंदर के अंदर भी एक पारिस्थितिक तंत्र होगा। एक पानी की छोटी सी बूंद है, वो भी क्या है, एक आपका पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका रूप छोटा भी हो सकता है पारिस्थितिक तंत्र का और बड़ा भी हो सकता है। छोटे रूप की बात करें, पानी की एक बूंद है, उसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह मिलेंगे आपको, तो वो भी क्या है, पानी की एक छोटी सी बूंद भी एक पारिस्थितिक तंत्र का काम करती है, वो भी एक पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगी। वहीं आप देखिए, एक बहुत बड़ा समुद्र है, तो वो समुद्र भी क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है दोस्तों, और इकोलॉजी की बात करें तो पूरी पृथ्वी क्या है, एक इकोलॉजी है, पारिस्थिति है। अब बात करेंगे हम इसकी। देखिए, तो सुनिश्चित क्षेत्र की हमने बात कर दी। एक क्षेत्र क्या होगा, इनका सुनिश्चित होगा। जैसे आप देखिए, जंगल के अंदर जो आपको पारिस्थितिक तंत्र मिलेगा वो आपको मरुस्थल में नहीं मिलेगा। मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र जंगल के पारिस्थितिक तंत्र से भिन्न है। और वैसे ही किसी आप समुद्र के अंदर का पारिस्थितिक तंत्र देखेंगे वो आपको जंगल के पारिस्थितिक तंत्र से क्या मिलेगा, भिन्न मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इनका क्या है, एक सुनिश्चित क्षेत्र है, इनकी भौगोलिक सीमा क्या है,
तय है, निर्धारित है। ठीक है दोस्तों, जंगल का अपना पारिस्थितिक तंत्र है और आपका समुद्र का अपना पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थल का अपना पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि इनकी भौगोलिक सीमा तय होती है, सुनिश्चित होती है। यानी कि पहले विशेषता क्या देखने को मिली, पारिस्थितिक तंत्र का क्षेत्र क्या होता है, सुनिश्चित होता है। दूसरी बात हम करते हैं क्रियाशील क्षेत्रीय इकाई। सेम जो मैंने आपसे इससे पहले कहा, क्रियाशील क्षेत्रीय इकाई, सबके अपना अपना एक क्षेत्र होगा। जंगल का अपना एक क्षेत्रीय इकाई होगी, समुद्र की अपनी एक क्षेत्रीय इकाई होगी, घास के मैदान की अपनी एक क्षेत्रीय इकाई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम खुला तंत्र। यहां पर खुला तंत्र कहने का मतलब यह है कि जो ये पारिस्थितिक तंत्र है, इसके अंदर जितने भी जीवधारी होंगे वो अपनी क्रियाएं करने के लिए क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। ठीक है, जितने भी जीव हैं वो अपनी सारी क्रिया ये करेंगे, स्वतंत्र रूप से करेंगे, खुले रूप से करेंगे, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किन्हीं जानवरों को मनुष्यों के द्वारा भोजन दिया गया या मनुष्यों के द्वारा उनका भरण पोषण किया जा रहा है, मनुष्यों के द्वारा ही सब कुछ उनका जीवन यापन हो रहा है, तो वो आपका पारिस्थितिक तंत्र नहीं होगा, क्योंकि वो खुला तंत्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऊर्जा का आना, ऊर्जा का जाना, पदार्थों को आना, पदार्थों को जाना क्या है, यहां पर फ्री है, मुक्त है, स्वतंत्र है। तो इसलिए हमने इसको क्या कहा, पारिस्थितिक तंत्र को खुला तंत्र। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, स्वयं की उत्पादकता कहने का मतलब कि ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जंगल में एक शेर ने एक हिरन का शिकार किया और उससे अपना भोजन बनाया। तो यहां पर क्या है, शेर ने अपनी उत्पादकता, अपना भोजन स्वयं तैयार किया है, हिरन ने, और हिरन को मार के शेर ने तैयार किया। तो यहां पर देखिए स्वयं की उत्पादकता देखने को मिल रही है, अपना भोजन स्वयं तैयार कर रहे हैं। तो ये क्या है आपका, स्वयं की उत्पादकता। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र का क्या होता है, स्वयं की अपनी एक उत्पादकता होती है। अगर आप बात करते हैं जू की, चिड़ियाघर, सर्कस, यहां जो जानवर होते हैं इनको मनुष्यों के द्वारा भोजन दिया जाता है, तो ये आपका कहीं पर भी पारिस्थितिक तंत्र के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर उत्पादकता किसके ऊपर निर्भर कर रही है, मनुष्य के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तीसरा हमने बोला सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता है इसकी, इसके 3 संघटक होते हैं। पहला संघटक ऊर्जा संघटक, जैविक संघटक और अजैविक संघटक। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा संघटक की अगर हम बात करें तो देखिए, ऊर्जा संघटक के अंदर मैंने आपको पिछली क्लासेस में मैंने 3 संघटकों को बता चुका हूं। तो जिन लोगों ने मेरे पर्यावरण के पुराने वीडियोस नहीं देख रखे हैं, वो कृपया करके अब पुराने प्लेलिस्ट में जाके पुराने वीडियोस देख लीजिए, जिससे आपको क्या हो, ये सारे डाउट अगर कुछ है तो क्लियर हो जाए। ऊर्जा संघटक की बात करें, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा, भूमि से मिलने वाली ऊर्जा, ये सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, ऊर्जा संघटक के अंदर आएंगी। जैविक संघटक की बात करें तो भैया जैविक संघटक के अंदर क्या होता है, जो उसका जैविक घटक होता है, उस जैविक घटक के अंदर आपको उत्पादक देखने को मिलेगा, उपभोक्ता देखने को मिलेंगे और अपघटनकर्ता देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी आगे चलकर हम इसकी बात करेंगे। यानी जैसे हमने बात करी उत्पादक कौन, पेड़ पौधे। ठीक है, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता की बात करेंगे हम। उसके बाद अपघटनकर्ता, ये हम देखेंगे जैविक घटक के अंदर। अजैविक घटक की अगर हम बात करें तो जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, अकार्बनिक पदार्थ हैं, हवा, वायु, जल, ये सारा का सारा किसके अंदर आएगा, अजैविक आपका घटक के अंदर आता है, इस पारिस्थितिक तंत्र के अंदर। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज हम इससे हटा दे तो ये पारिस्थितिक तंत्र नहीं माना जाएगा। ठीक है, इन तीनों चीजों में से अगर किसी भी एक चीज में कमी हो जाती है तो इस पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 3 संघटक मिलकर ही पारिस्थितिक तंत्र बनाएंगे। इन 3 संघटकों में से किसी भी एक संघटक को अगर हटा दिया जाए, उसकी कमी हो जाए, तो पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ जाएगा, वो पूरी तरह से असंतुलित हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे बात हम करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार कि पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसने दी थी। ठीक है, तो आप यहां पर आंसर देंगे एजी टॉन्सले। एजी टॉन्सले ने सबसे पहली बार पारिस्थितिक तंत्र की, इकोसिस्टम की संकल्पना दी थी, और कब दी थी, 1935 में। ठीक है दोस्तों, आगे चलकर हम बात करते हैं किसकी, जैविक घटक की। ठीक है, तो देखिए जैविक घटक की हम बात करें, जैविक घटक के अंतर्गत कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वे सारे जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, तो ये क्या कहलाए, स्वपोषी कहलाए। एक होते हैं परपोषी जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य के ऊपर निर्भर रहें, वो क्या है,
परपोषी हैं, ठीक है, जैसे जीव जंतु, जैसे हम लोग। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं जैविक घटक के। मैंने आपको बोला 3 संघटक की मैंने आपको बात करी। पहला संघटक है आपका उत्पादक। पहला घटक क्या है जैविक के अंदर? उत्पादक। अब उत्पादक मतलब क्या? वे सारी चीजें जो अपना भोजन स्वयं बना रही हैं वो क्या है? उत्पादक हैं। जैसे पेड़ पौधे। पेड़ पौधे CO2 और सूर्य के प्रकाश से क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, और उस ग्लूकोज से क्या करते हैं? अपना भोजन निर्माण करते हैं। और पेड़ पौधों ने जो आपका क्या बनाया? अपना भोजन बनाया। तो इन पेड़ पौधों के फलने फूलने से, इन पेड़ पौधों से अन्य मनुष्यों को, अन्य जीवधारियों को क्या मिलता है? भोजन प्राप्त होता है। इसलिए हमने इनका नाम क्या दिया? उत्पादक नाम दिया। प्रोड्यूसर कौन है यहां पर? पेड़ पौधे वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको प्राथमिक उत्पादक कह सकते हैं, क्योंकि इनके अन्य जो जीवधारी हैं, अन्य जीव जंतु किनके ऊपर निर्भर हैं? पेड़ पौधों के ऊपर। तो ये क्या कहलाए? उत्पादक कहलाए। इसके आगे अगर हम चलते हैं तो बात आती है उपभोक्ता की। उपभोक्ता कौन? जो अपने भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर हैं? उत्पादक के ऊपर निर्भर हैं। तो वो क्या कहलाए? उपभोक्ता कहलाए। इसके अंतर्गत हम देखेंगे, पहला आता आपका प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए ऊर्जा से क्या मिला? जैसे सूर्य का प्रकाश, उस सूर्य के प्रकाश से जैविक के अंदर आपको ये सब आ गया। देखिए उत्पादक, उपभोक्ता। तो इस सूर्य के प्रकाश से क्या हुआ? ये जो उत्पादक थे पेड़ पौधे, इन्होंने अपना भोजन तैयार किया। जब पेड़ पौधों ने अपना भोजन तैयार किया, ये अच्छी तरह से फले फूले। अब अगर पेड़ पौधे अच्छी तरह से फलेंगे फूलेंगे, ये उत्पादक अच्छी तरह से फलेंगे फूलेंगे, तो उपभोक्ता भी क्या होंगे? अच्छा पालन पोषण होगा, इनको अच्छा पोषण मिलेगा, तो उपभोक्ता भी क्या होंगे? अच्छी तरह से फलेंगे फूलेंगे। ठीक है, तो देखिए सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। ये क्या है? एक बैलेंस है पारिस्थितिक तंत्र का, इकोसिस्टम का संतुलन यही है। अब हमने बात करी प्राथमिक उपभोक्ता की। प्राथमिक उपभोक्ता कौन? प्राथमिक उपभोक्ता जो सीधे किसके ऊपर निर्भर है? पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर है अपने भोजन के लिए। जैसे शाकाहारी जीव जंतु, हिरन, ठीक है, और आपका टिड्डा, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है आपका? ये किसके ऊपर निर्भर है? शाकाहारी जंतु पेड़ पौधों के ऊपर। ये किसके अंदर आए? प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर आए। द्वितीयक उपभोक्ता वे जो अपने भोजन के लिए इस प्राथमिक उपभोक्ता का यूज करते हैं। जैसे हिरन ने या मान लीजिए टिड्डे ने पेड़ पौधों से अपना भोजन बनाया, ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। इस टिड्डे को किसने खाया? इस टिड्डे को मेढक ने खा लिया। तो मेढक क्या है? किसके ऊपर निर्भर हो गया? टिड्डे के ऊपर, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो सेकेंडरी में कौन आ गया? मेढक। ठीक है, और यहां पर हम तृतीयक उपभोक्ता, अब हम बात करेंगे तृतीयक उपभोक्ता की। जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं ये लोग किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? यहां पर आपका द्वितीयक उपभोक्ता के ऊपर। जैसे टिड्डे ने उत्पादक पेड़ पौधों से लिया, मेढक ने टिड्डे को खाया, और ये तृतीयक उपभोक्ता जो इन द्वितीयक उपभोक्ता का शिकार करके, इनका भक्षण करके क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अपने भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता के ऊपर। तो ये आपका क्या है? तृतीयक उपभोक्ता है। ठीक है, जैसे टिड्डा प्राथमिक, मेढक द्वितीय, और तीसरा सांप। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, अब एक इसमें एक वर्ड और आता है उच्च मांसाहारी। उच्च मांसाहारी कौन होते हैं? उच्च मांसाहारी वे लोग होते हैं जो किसी भी जानवर का शिकार करते हैं अपने भोजन के लिए, लेकिन इनका शिकार कोई भी नहीं करता है। जैसे भेड़िया, शेर, लोमड़ी। ठीक है दोस्तों, ये क्या करते हैं? किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं अपना भोजन प्राप्त करने के लिए, लेकिन इनका शिकार कोई भी नहीं करता है अपने भोजन के हेतु। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या कहलाते हैं? उच्च मांसाहारी कहलाते हैं। तो हमने क्या देखा? देखिए द्वितीयक और तृतीयक में कैसे जानवर देखने को मिल रहे हैं, कैसे जीव जंतु देखने को मिल रहे हैं। हमें देखने को मिल रहे हैं यहां पर मांसाहारी, और प्राथमिक में शाकाहारी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यहां पर आएंगे अब तीसरे, क्या? अपघटनकर्ता। अब ये अपघटनकर्ता कौन है? अपघटनकर्ता जो मृत पेड़ पौधों और मृत जानवरों का भक्षण करते हैं, उनका अपघटन कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अपघटनकर्ता कहलाते हैं। जैसे कवक, बैक्टीरिया। ठीक है, इन्होंने क्या करा? मृत जानवरों को, मृत पेड़ पौधों को, इनको क्या करा? खाया, इनको खाना शुरू कर दिया, और इनका क्या कर दिया? अपघटन कर दिया। तो ये क्या कहलाया? आपका अपघटन
कर्ता कहलाए। ठीक है, जब देखिए अब इन अपघटनकर्ताओं ने क्या करा, उत्पादक का और उपभोक्ता क्या करा, शिकार मतलब भक्षण किया और इसके पश्चात क्या किया, इनका अपघटन कर दिया। जब इन उत्पादक पेड़ पौधों का, इन प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ताओं का क्या होगा, अपघटन हो जाएगा, तो ये किससे जाकर मिल जाएंगे, मिट्टी से जाकर मिल जाएंगे। मिट्टी की उर्वरता क्षमता बढ़ेगी और दोबारा से क्या होगा, उससे अच्छी तरह से पेड़ पौधों का जन्म होगा। पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या मिलेगी,